Hello everyone. So let's start with another very important part of the chapter, that is resonance. Okay, so resonance we'll going to see under this chemical bonding chapter. So resonance तो अगर आपको याद होगा तो हमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ रखा है, बट यहाँ भी हम रेजोनेंस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. Okay, and basically we have to see resonance for some compounds, some molecules in your inorganic chemistry. ठीक है, so here let's start with very important topic of your chemical bonding, that is resonance. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि resonance का मतलब क्या होता है, resonance क्या होता है और resonance exactly apply किस टाइप के कंपाउंड में होता है. ओके, ये स्टार्ट करने के पहले अगर आपको याद होगा हमने किया था लुईस-स्टोर्ट स्ट्रक्चर. तो लुईस-स्टोर्ट स्ट्रक्चर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का देखा था, राइट? और ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिसका एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहा था, जैसे कि कार्बोनेट, ओजोन मॉलिक्यूल्स. तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा पॉसिबल था. ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने डिस्कस किया था कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का जिसका एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो रहा है उसका हम रेजोनेंस भी पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ विल गोइंग टू लर्न अबाउट द रेजोनेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपका ओजोन हो गया, फिर कार्बोनेट हो गया. अब एग्जैक्टली होता क्या है ये, पहले तो हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे ओजोन का और फिर रेजोनेंस को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो लेट्स सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओजोन. हियर यू कैन सी वी आर हैविंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस. देखो यहाँ पे कौन कौन सा है, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2. अब दोनों में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या डिफरेंस है. इन स्ट्रक्चर 1 देयर इज डबल बॉन्ड दिस साइड, ठीक है. स्ट्रक्चर 2 में इस साइड डबल बॉन्ड है, राइट? और स्ट्रक्चर 1 एंड 2 में सिंगल और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ देखिए क्या है, 148 पिकोमीटर फॉर सिंगल बॉन्ड एंड फॉर डबल बॉन्ड ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होता है, राइट? तो ऐसे सेम होगा आपके स्ट्रक्चर 2 में. बट ये जो थर्ड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर है. मतलब क्या है इसका, हमने जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू स्ट्रक्चर फाइंड किया था इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का, और जब इसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ, ओके, तो वो जो स्ट्रक्चर था टोटली डिफरेंट था आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर से. ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट था वो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ विल फोकस ऑन दिस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखो डॉटेड बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है दोनों में, यहाँ पे डॉटेड डबल बॉन्ड है. अब ये डबल बॉन्ड ना तो ये आधा है कंप्लीटली, या ये फुल बॉन्ड है. आप बोल सकते हो कि हर एक साइड यहाँ पे 1.5 बॉन्ड है. ओके, यू कैन सी डॉटेड बॉन्ड. यहाँ भी बॉन्ड था तो यहाँ भी डॉटेड बॉन्ड हो गया, इस साइड भी आपका डबल बॉन्ड था तो यहाँ भी डॉटेड बॉन्ड हो गया. और दोनों का बॉन्ड लेंथ देखिए प्रीवियस वाले से, प्रीवियस के 2 स्ट्रक्चर से काफ़ी डिफरेंट है. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. अब रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या यूज़ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो आपके मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट डेफिनेशन देता है. मतलब आपके मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट प्रॉपर्टी डिफाइन करता है. जबकि अगर पर्टिकुलर यहाँ पे आप एक एक कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ले लेते हो, तो कोई भी एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर लेकर हम उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ओके, सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये जो आपका स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है, लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर. इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ओके, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड द स्ट्रक्चर हाइब्रिड ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है. ओके, स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है. स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है मतलब इसकी एनर्जी बहुत कम होती होगी. ओके, एनर्जी इज वेरी लो. बट इन द केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और canonical structure, their energy is very high and they are having low stability. Okay,
और एक और इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ ऑन पेपर होते हैं। बट आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है ये स्ट्रक्चर, तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट होते हैं। ओके, सो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी मॉलिक्यूल्स की पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकता है। जबकि अगर हमने सिर्फ एक लुईस स्ट्रक्चर लिया होता या 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो आपके पूरे कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकता है। ओके, सो व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस इज नथिंग बट, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है, जिसका यहाँ पे इसके पूरे प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हम देख लेते हैं रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस इट इज़ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ शिफ्टिंग, या आप बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन मतलब वो एक जगह चुपचाप नहीं बैठेगा इलेक्ट्रॉन, पूरे मॉलिक्यूल्स में घूमता रहेगा। ओके, और वो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही दूसरे मॉलिक्यूल्स में जंप नहीं करेगा, वो विद इन द मॉलिक्यूल्स रोटेट होता रहेगा। सो दैट्स व्हाई योर रेजोनेंस इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। ओके, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर phenomena. Next is, for the resonance your compound should be conjugated, compound should be conjugated। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है ऑलरेडी हमने देखा है। कॉन्जुगेशन मतलब जैसे आपके कंपाउंड में कुछ इस तरह की कंडीशंस होना चाहिए, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव, ऐसा कुछ कंडीशन होना चाहिए, या आपका इस तरह से होना चाहिए पाई, सिग्मा, पाई। So this is called as conjugation. Okay, so these are the properties of your compound which can undergo resonating structure, which can form resonance. Okay, so resonance actually यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? अगेन इसीलिए हमने रेजोनेंस यूज़ किया, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते थे। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन आपके मॉलिक्यूल्स की पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। राइट, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। ओके, सो रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। In case of certain molecule, a single Lewis dot structure cannot explain all the properties of molecule. The molecule is then supposed to have many structures, each of which can explain most of the property, but none of them can explain the entire property of that compound. तो Lewis dot structure की ये प्रॉब्लम थी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर आपने उठाया और आपने बोला कि इस स्ट्रक्चर से इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी, तो नहीं पॉसिबल था। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी तो डिफाइन करेगा, बट सारी प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल की डिफाइन नहीं कर पाएगा। फाइन, इसीलिए हमें रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ी। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स विच यू कैन सी इन द केस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। सो स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, जहाँ पे स्ट्रक्चर 1 और 2 का ये बॉन्ड लेंथ था, जबकि एक्सपेरिमेंटली फाउंड जो स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड लेंथ देखो चेंज हो जाता है। ओके, एंड जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ज़्यादा स्टेबल काइंड ऑफ कंपाउंड होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत लो होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। अब थोड़े और पॉइंट्स हम रेजोनेंस में देख लेंगे। Whenever a single Lewis structure cannot describe molecule accurately, a number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as canonical structure of hybrid which describe the molecules accurately. सारे canonical structure कुछ ना कुछ property तो define करेंगे, but एक particular canonical structure, एक single canonical structure उस molecule की सारी property define नहीं कर सकता। Thus, for ozone, the two structures shown above constitute the canonical structure और resonance structure भी उसको बोलते हैं, and their hybrid
That is the third structure represent the structure of O3 more accurately. This is called as resonance hybrid. Resonance hybrid is, it is represented by double headed arrow. ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है रेजोनेंस, जब हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने बहुत सारे कंपाउंड का रेजोनेंस फाइंड किया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, एंड बिटवीन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर विल बी डबल हेडेड एरो. ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्टिबल रहता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू शो डबल हेडेड एरो बिटवीन टू स्ट्रक्चर. सो दिस इज द रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर कार्बोनेट आयन. Next very important topic of this chemical bond is bond polarity. अब bond polarity देखने से पहले हम थोड़ा सा और अपने previous concept में जाते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है. हमने देखा था दो टाइप के chemical bond, ionic bond और covalent bond, right? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ये कुछ हमने पढ़ा था. ठीक है, बट नाउ आई एम सेइंग यू दैट, अब थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट में कहूँगी इसी से रिलेटेड, कोई भी बॉन्ड, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, या कोई भी कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता. मतलब आयनिक बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, या कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर होता है. ओके, तो अब इसी बेस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है. ओके, क्यों होता है, तो वो एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग दिस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. सो एग्जैक्टली पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में हमें क्या पढ़ना है, और पोलैरिटी डेवलप कैसे होती है, आपके बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप कैसे होती है. पोलैरिटी मीन्स दो पोल्स, डिफरेंट पोल एग्जैक्टली डेवलप कैसे होता है आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड में. तो ये हम डिटेल में स्टडी करने वाले अंडर दिस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट एन आइडियल सिचुएशन. इन रियलिटी नो बॉन्ड और कंपाउंड इज ईदर कंप्लीटली आयनिक और कोवलेंट. Even in the case of covalent bond between two hydrogen atom, there is some ionic character. ये होता है. ठीक है, इसको और भी हम क्लियर करेंगे अपने आगे के टॉपिक में, फजान्स रूल में. क्यों होता है वो हम फजान्स रूल में देखेंगे. तो यहाँ पे हमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, पोलैरिटी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू? टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म, लेट्स सी दिस. Let's move to the one beautiful diagram. एक पिक्चर है, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे ये है पिज़्ज़ा. ठीक है, मम्मी ने आज घर पे क्या बनाया है, पिज़्ज़ा बनाया है. ठीक है, और बड़े भाई से क्या कहा कि बच्चा ये पिज़्ज़ा लो और आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके अपनी बहन के साथ इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और आप लोग ख़त्म कर दो, फिनिश कर दो इसको. तो भाई तो बहुत अच्छा है क्योंकि बड़ा भाई है ऑब्वियसली, तो उसने क्या किया, इस पिज़्ज़ा को दो इक्वल पार्ट में, एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. ओके, नाउ माय दिस पिज़्ज़ा इज व्हाट, इट इज़ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज़ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दो भाई बहन क्या है, ये एटम 1 है एंड दिस इज एटम 2. ठीक है, तो भाई ने क्या किया, इसने इक्वल पिज़्ज़ा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दोनों ने पिज़्ज़ा खा लिया. तो उस केस में जो बॉन्ड आपका होगा वो होगा नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि दोनों ने इक्वल पार्ट शेयर किया है, दोनों ने इक्वल इलेक्ट्रॉन आपस में खुद को शेयर कर लिया. तो उस केस में वहाँ पे कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है. इस काइंड के बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, जैसे कि आप एक क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लो. क्लोरीन का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग क्लोरीन मॉलिक्यूल. अब क्लोरीन मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है. ठीक है, बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, both are equally strong. So in that case both chlorine will going to take one electron. So now your chlorine, both chlorine will now finally they will be with one electron. ठीक है, तो इसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है. बट अगर हम सेकेंड केस देखें तो सेकेंड केस मतलब क्या होगा आपका, सेकेंड केस में चलते हैं.
अब भाई ने फिर से, मम्मा ने दूसरे दिन पिज़्ज़ा बनाया और बोला बच्चा जैसे कल खाया था वैसे आज भी आप लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके खा लो। बट भाई ने क्या किया, उसने थोड़ा सा चालूपन दिखाया। क्या किया उसने सोचा कल भी तो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया था, आज थोड़ा सा कम दे दूंगा बहन को तो क्या हो जाएगा। तो उसने क्या किया, नाउ ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पिज़्ज़ा इन अनइक्वल वे। तो कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने इतना थोड़ा सा पिज़्ज़ा अपनी सिस्टर को दिया और बाकी ज़्यादा वाला जो पिज़्ज़ा है वो खुद ले लिया। अब देखो इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है बट अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो अब अनइक्वल शेयर हो रहा है। तो एटम 1 एंड एटम 2, ठीक है, एटम 1 एंड एटम 2। अब यहाँ पे देखो इसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा का पार्ट गया है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गया है। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जिसके पास कम शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप के एटम में या इस टाइप के मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी मतलब डिफरेंट चार्ज डेवलप हो जाता है, एंड दैट चार्ज इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। सो व्हेन चार्ज फॉर्म एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइपोल। और डाइपोल जिस मोमेंट पे फॉर्म होता है दैट इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्म होता है जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसमें एक को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे अगर आप एक और एग्जाम्पल देख लो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, सो HCl, ठीक है, HCl ले लो। HCl में chlorine is more electronegative as compared to hydrogen. So in this case chlorine will going to withdraw electrons more towards itself. So chlorine will going to form minus charge and this will going to create positive charge. So this is called as what, polarity, and this two dipole, two charges are separated by a distance is called as what, dipole moment. Dipole moment कहाँ पे generate होता है, कहाँ पे create होता है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में स्टार्ट हो जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ये फॉर्म होता है, राइट। सो हम थोड़ा सा और देखते हैं। सो पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोस्टली यहाँ पे हमने अभी जो एग्जांपल देखा, नॉन पोलर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आपके सेम मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होती है, लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्लोरीन नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बोथ एटम्स हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नॉट ऑल हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आर पोलर। ज़रूरी नहीं कि दो अलग अलग एटम अगर जॉइंट हो बॉन्ड के थ्रू तो वो पोलर ही होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ। सो लेट्स सी मोर अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट, हमने देखा चार्ज जनरेट हो रहा है और वो चार्ज एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। सो चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज नथिंग बट योर डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू के थ्रू इंडिकेट करते हैं, राइट। एंड डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है उसको हम किस में, डाइपोल मोमेंट को किस में मेजर करते हैं, डी में, या उसको हम कूलम मीटर में मेजर करते हैं। सो 1 dBi इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। और आपका डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी प्रॉपर्टी आगे जाके हम देखेंगे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको हम इस टाइप से सिंगल एरो के थ्रू हम इसको इंडिकेट करते हैं। सिंगल एरो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसका जो हेड होगा वो नेगेटिव पार्ट की तरफ होगा और इसका टेल पॉजिटिव पार्ट की तरफ होगा। सो इस हेड विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम,
Okay, so this is the some introduction about your dipole moment. थोड़ा और इसको देख लेते हैं. So polarity of any bond can be measured by dipole moment, and this is the formula. Dipole moment is equal to charge into distance of separation. Its unit is d by unit or coulomb meter. So 1 d by is equal to this value. Okay. So this is very important topic. You will going to see this in physics also, and little part we have to use here also. Now अब ये देखो डाइपोल मोमेंट तो जो आपके सिमिलर या आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फाइंड करना इजी होता है, बट अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके बीच में फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि इस केस में आपका डाइपोल मोमेंट सिर्फ पर्टिकुलर बॉन्ड पे ही नहीं डिपेंड करता, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड पे ही नहीं डिपेंड करता, उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो उनके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करता है. जैसे लेट्स सी, in the case of polyatomic molecules, the dipole moment not only depends upon the individual dipole moment of bonds known as bond dipole, but also the spatial arrangement of various bonds in the molecules. अब now you can see in the case of water, the dipole moment is in such way where your dipole moment, यहाँ पे इसका हम लोग ये मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी है, और हम डाइपोल मोमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं, एक एरो के थ्रू, जहाँ पे आपका एरो का हेड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहता है, सी हियर. ओके, और टेल इस तरफ रहता है. सो नाउ बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन. तो बोथ जब सेम डायरेक्शन में होगा तब जब इनका रिजल्टेंट नेट डाइपोल होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ओके, so this is for water. And next one more molecules we can see. This molecule is your boron ट्राइक्लोराइड. बोरॉन ट्राइक्लोराइड में देखो तीनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीनों का डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से वो कैंसल आउट होके उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0. ओके, सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ योर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. So this was about your dipole moment. Next we'll going to see about your Fajans rule. तो Fajans rule में देखो exactly होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया Fajans rule में क्या बोलता है. Fajans rule कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर होता ही है, और कोई भी कोवलेंट 100% कोवलेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होता है. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल होता क्या है फजान्स रूल में, ये सब क्यों होता है, क्यों आयनिक 100% आयनिक नहीं होता, क्यों कोवलेंट 100% कोवलेंट नहीं होता, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग 2 ions, one is cation and one is anion. Just assume, try to understand this concept. अब ये cation है और ये anion है. ठीक है, cation छोटू सा है, anion बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं है बट और बड़ा हो सकता है anion. फाइन, जब तक ये दूर थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे जैसे कटायन एनायन अट्रैक्ट होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, फिर क्या होता है, आपका एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड पूरे आपके कटायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो जो ये इसका सुंदर सा सर्कल या राउंड शेप था वो पूरा खराब हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है. डिस्टॉर्टेड मतलब कैसे हो जाता है, आई विल एक्सप्लेन यू. सपोज यू आर हैविंग दिस एनायन, ठीक है, एंड यू आर हैविंग दिस छोटू सा कटायन. तो जब कटायन छोटा सा होता है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नंबर ऑफ शेल्स बहुत कम होते हैं, तो कम नंबर ऑफ शेल्स होने की वजह से मैग्नीट्यूड बहुत पावरफुल रहता है पॉजिटिव का. तो ये आपके एनायन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो जब एनायंस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो एनायंस का शेप कुछ इस तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड. Now the shape of your anion will be in distorted form. So this process is called as what? Polarization. Polarization. ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे दोनों के कुछ देर के बाद क्या होगा, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होने लगेगा. ओके, एंड
electrons of this anion and electrons of this cation will now start mixing together. तो जब दोनों के इलेक्ट्रॉन मिक्स होंगे मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है. एंड शेयरिंग इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड. सो इस तरह से आयनिक बॉन्ड में भी आपका धीरे धीरे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे ज़्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फजान्स रूल. फजान्स रूल इसीलिए कहते हैं कि आयनिक 100% आयनिक नहीं होता है और आपका कोवैलेंट 100% कोवैलेंट नहीं होता है. ओके, वन मोर थिंग, जितना बड़ा एनायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा उसका डिस्टॉर्शन होगा, उतना ज़्यादा वो डिस्टॉर्ट होगा. और जितना छोटा कटायन होगा उतना वो पावरफुल होगा, उतना ज़्यादा आपके एनायन को वो पोलराइज कर सकता है. तो फजान्स रूल के केस में या इस केस में आप देखोगे बड़ा एनायन छोटू कटायन मीन्स मोर पोलराइजेशन. ओके, तो बड़ा एनायन और छोटा कटायन ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो स्टार्ट करते हैं फजान्स रूल. ओके, according to this rule, no ionic bonded 100% ionic and no covalent bonded 100% covalent. So ionic bond will always have some covalent character and same for the covalent bond too. The power of attracting electrons cloud of an ion toward itself is called as what, polarizing power. तो अट्रैक्ट कौन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव कटायन अट्रैक्ट करता है. Okay, so polarizing power of cation will be high. That's why it is attracting electron clouds of anion towards itself. The extent to which an anion gets polarized is called as what, polarizability. तो दो हम लोग यहाँ पे तीन टर्म एक्चुअली देखा. फर्स्ट इज पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जब कटायन की ओर अट्रैक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन. और जो करता है, कटायन कर रहा है तो कटायन इज हैविंग पोलराइजिंग पावर. और एनायंस अट्रैक्ट होता है कटायन की तरफ तो उसकी होती है पोलराइजेबिलिटी. तो देखते हैं इस टर्म को हम लोग और थोड़ा. सो हियर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर किसका होता है, पावर ऑफ कटायन टू पोलराइज एनायन. एंड पोलराइजेबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ, कटायन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज, अब मैंने जो बताया वही है यहाँ पे, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा. पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा. फिर नेगेटिव कटायन के इलेक्ट्रॉन्स और एनायन के इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों मिक्स होना शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा. ठीक है, सो ग्रेटर द पोलराइजेशन मोर इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस, लेस इज द आयनिक कैरेक्टर एंड मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर. क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स की भी कुछ टाइम के बाद शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी. एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट योर कोवैलेंट बॉन्ड. अब कुछ फजान्स रूल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि आपके कटायन को कैसा होना चाहिए और एनायन को कैसा होना चाहिए कि उस कंडीशन में ज़्यादा पोलराइजेशन होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं. फर्स्ट इज स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर बिफोर, देयरफॉर लार्जर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर. अब मैंने बताया था ये एनायन है, ये कटायन है. जितना छोटा कटायन होगा मतलब उसका नंबर ऑफ शेल्स उतने कम होंगे. नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे मतलब पूरा जो मैग्नीट्यूड आपके पॉजिटिव का है, न्यूक्लियस का है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. तो जितना छोटा कटायन उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर होगा. ओके, सो स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन लार्जर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर. उसी तरह से सेम आपके एनायन का होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेबिलिटी होगा. Okay, so this is the example. This examples can come in your exam. You should understand this. इसमें जो सबसे छोटा कटायन है
ठीक है, सबकी देखो चार्ज तो सेम है, बट सबसे छोटा जो साइज में होगा वो उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा. सो नेक्स्ट इज लार्जर द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, देयरफॉर लार्जर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. इसमें एग्जाम्पल देख लो, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज होगा उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा. Next, larger the anion, larger will be the polarizability. Therefore, larger will be the covalent character. Okay, हमने देखा था. And the last one is, last very important point is, अगर देखो आपके पास दो सेम टाइप के कटायन हुए जिसके पास चार्ज सेम होता है, चार्ज दोनों पे सेम होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कॉपर एंड सोडियम, बोथ आर हैविंग सेम चार्ज, तो इस कंडीशन में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा किसका होगा? इस कंडीशन में जो डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा एलिमेंट, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में अगर आपको याद होगा तो डी ऑर्बिटल्स जो होता है, डी ऑर्बिटल्स, ये हमेशा पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. मतलब अगर आपका ये बीच में न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे शेल्स हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक है, तो ये पुअर शेल पुअर क्या प्रोवाइड करेगा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा. तो जब इसका कोई बस ही नहीं चल रहा है, इसका कोई जोर ही नहीं है इसके न्यूक्लियस पे, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस उस केस में ज़्यादा डोमिनेटिंग, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. तो यहाँ पे फिर न्यूक्लियस का जो मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा. तो इस कंडीशन में उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द एलिमेंट विच इज़ बिलोंगिंग टू एस एंड पी ऑर्बिटल्स. ओके, तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग एस का होता है, फिर पी का, और डी और एफ का सबसे पुअर स्क्रीनिंग होता है. तो जहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट आते हैं उनका पोलराइजिंग पावर हमेशा ज़्यादा होता है. ओके, so this is the last example, last important point about your Fajans rule. So this is all about your Fajans rule. In the next class we'll going to understand about your Vesper theory, very important theory, जिसमें हम देखेंगे कि आपके molecules का shape और geometry इस theory के through कैसे explain किया जाता है. So it's very important point. We'll see in the next class. Thank you so much everyone.